एक सीडी कांग्रेस के बड़े नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के राजनीतिक पतन का कारण बनी, परंतु सिंघवी आज भी कोर्टों में शान से पेश होते हैं और कांग्रेस का प्रवक्ता भी हैं। कहीं फिर कांग्रेस की सरकार बनी तो जज बनना शुरू कर देंगे। पिछले 70 सालों से जजों की नियुक्ति में सेक्स, पैसा, ब्लैकमेल एवं दलाली के जरिए जजों को चुना जाता रहा। अजीब विडंबना यह है कि हर रोज दूसरों को सुधारने की नसीहत देने वाले लोकतंत्र के दोनों स्तंभ मीडिया और न्यायपालिका खुद सुधरने को तैयार नहीं। जब देश आजाद हुआ तब जजों की नियुक्ति के लिए ब्रिटिश काल से चली आ रही कॉलेजियम प्रणाली भारत सरकार ने अपनाई, यानी सीनियर जज अपने से छोटे अदालतों के जजों की नियुक्ति करते हैं। इस कॉलेजियम में जज और कुछ वरिष्ठ वकील भी शामिल होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं और हाई कोर्ट के जज जिला अदालतों के जजों की नियुक्ति करते हैं। इस प्रणाली में कितना भ्रष्टाचार है वो लोगों ने अभिषेक मनु सिंघवी की सेक्स सीडी में देखा था। अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के सदस्य थे और उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट के लिए जजों की नियुक्ति करने का अधिकार था। उस सीडी में तो वो वरिष्ठ वकील अनुसुईया सालवान को जज बनाने का लालच देकर उसके साथ इलविलू करते पाए गए थे, वो भी कोर्ट परिसर के ही अपने चैम्बर में। कॉलेजियम सिस्टम से कैसे लोगों को जज बनाया जाता है और उसके द्वारा राजनीतिक साजिशें कैसे की जाती हैं, उसके दो उदाहरण देखिए। पहला, किसी भी राज्य के हाईकोर्ट में जज बनने की सिर्फ दो योग्यताएं होती हैं, वो भारत का नागरिक हो और 10 साल में किसी हाईकोर्ट में वकालत कर रहा हो या किसी राज्य का महाधिवक्ता हो। वीरभद्र सिंह जब हिमाचल में मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर अपनी बेटी अभिलाषा कुमारी को हिमाचल का महाधिवक्ता नियुक्त कर दिया था। फिर कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों के कॉलेजियम ने उन्हें हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति दे दी और उन्हें गुजरात हाईकोर्ट में जज बनाकर भेज दिया। तब कांग्रेस गुजरात दंगों के बहाने मोदी को फंसाना चाहती थी और अभिलाषा कुमारी ने जज की हैसियत से कई निर्णय मोदी के खिलाफ भी दिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उन्हें बदल दिया था। अब दूसरा उदाहरण देखिए। 1990 में जब लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री थे तब कट्टरपंथी मुस्लिम आफ्ताब आलम को हाईकोर्ट का जज बनाया गया। बाद में उन्हें प्रमोशन देकर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। उनकी नरेंद्र मोदी से इतनी दुश्मनी थी कि तीस्ता सीतलवाड़ और मुकुल सिन्हा गुजरात के हर मामले को इन्हीं की बेंच में अपील करते थे। बाद में 8 रिटायर जजों ने जस्टिस एमबी सोनी की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलकर आफ्ताब आलम को गुजरात दंगों के किसी भी मामले की सुनवाई से दूर रखने की अपील की थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आफ्ताब आलम को गुजरात दंगों से किसी भी केस की सुनवाई से दूर कर दिया। जजों के चुनाव के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नई विशेष प्रणाली की जरूरत महसूस की जा रही थी। इस वाक्य को न्यायपालिका एवं संसद के बीच टकराव के रूप में देखा जाने लगा। भारतीय लोकतंत्र पर सुप्रीम कोर्ट के कुठाराघात के रूप में इसे लिया गया। यह कानून संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित किया गया था, जिसे 20 राज्यों की विधानसभा ने भी अपनी मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट यह भूल गया था कि जिस सरकार ने इस कानून को पारित करवाया उसे देश की जनता ने पूर्ण बहुमत से चुना है। कांग्रेसी सरकारों को इस कॉलेजियम से कोई दिक्कत नहीं हो रही क्योंकि उन्हें पारदर्शिता की आवश्यकता थी ही नहीं। मोदी सरकार ने एक कोशिश की थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उस कमीशन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। क्या कुछ सीनियर प्रोफेसर मिलकर नए प्रोफेसर की नियुक्ति कर सकते हैं? यदि नहीं तो जज की नियुक्ति जजों द्वारा क्यों की जानी चाहिए? अभिषेक मनु सिंघवी के वीडियो को सोशल मीडिया यूट्यूब से हटाने का आदेश भी अदालत ने दिया था कि न्यायपालिका की बदनामी ना हो। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे अय्याशों को जजों की नियुक्ति का अधिकार क्यों मिलना चाहिए? केजरीवाल भाप गए हैं कि वो फंस गए हैं, इसलिए पंजाब में डेरा जमाया है। ऐसा लगता है कि उन्होंने संपूर्ण भारत में अराजक गतिविधियां को फैलाने के लिए अन्ना आंदोलन में उनके कंधे पर चढ़कर यहां पहुंचे हैं। ये तो 2 महीने में हुआ जब दिल्ली हारने के बाद केजरीवाल और सिसोदिया पंजाब में भटक रहे हैं। उससे पहले तो मान साहब कुछ कर ही नहीं रहे थे और शायद नाकारा थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता दिल्ली छोड़कर पंजाब में क्यों डेरा डाले हैं? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को अभी दिल्ली की जरूरत नहीं है, या फिर दिल्ली की जनता द्वारा चुनाव हराने के लिए दिल्ली वालों से नाराज है? दिल्ली से झोला उठा आम आदमी पार्टी की लीडरशिप इन दिनों पंजाब में शिफ्ट हो चुकी है। चाहे अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया हो, दोनों ही आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर पंजाब का सियासत का हिस्सा बन रहे हैं। दिल्ली में दोनों नेताओं को करारी हार मिली। केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा से हार गए तो सिसोदिया ने इस बार पड़पड़गंज सीट बदलकर जंगपुरा से चुनाव लड़ना सही समझा था, लेकिन वहां बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा ने उन्हें शिकस्त दे दी। ऐसे में दिल्ली से बाहर पंजाब सरकार दोनों नेता अपनी राजनीति कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी ने हाल ही में पंजाब का प्रभारी भी बनाया था और अरविंद केजरीवाल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हालांकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता जाने के बाद गाहे बगाहे लोगों की तरफ से कहा जाता रहा है कि पंजाब में अब अरविंद केजरीवाल सरकार चला रहे हैं, जाकर भगवंत मान रिमोट कंट्रोल पर काम कर रहे हैं। केजरीवाल के अलावा सिसोदिया की पंजाब में एंट्री से वहां की सियासत और भी दिलचस्प हो चुकी है।
केजरीवाल का अधिकतर समय अब पंजाब में ही गुजर रहा है। फरवरी में आए दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय राजधानी से ज्यादा केजरीवाल का दखल पंजाब की सियासत में देखा गया है। कुछ मौके ऐसे भी देखे गए हैं जहां भगवंत मान से ज्यादा सरकारी तंत्र में अरविंद केजरीवाल को तवज्जो मिली। केजरीवाल के पंजाब में लंबे लंबे काफिले देखे गए। बगैर संवैधानिक पद के अरविंद केजरीवाल अस्पतालों से लेकर तमाम सरकारी संस्थानों में दौरे करते रहे। कुछ दिनों पहले केजरीवाल लुधियाना में एक अस्पताल के उद्घाटन में शामिल हुए थे, जहां मंत्रियों और अधिकारियों का भी पूरा फोकस उन पर था। अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया भी इन दिनों पंजाब घूम रहे हैं, स्कूल का दौरा कर रहे हैं। पिछले दिनों सिसोदिया को भगवंत मान के साथ स्कूलों का दौरा किया, कार्यक्रमों को संबोधित किया। सिसोदिया मौजूदा भगवंत मान सरकार के कामों की प्रशंसा भी कर रहे हैं और साथ ही दिल्ली की उपलब्धियों को पंजाब में गिना रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी की लीडरशिप पंजाब में शिफ्ट हुई, वैसे ही दिल्ली का मॉडल भी वहां शिफ्ट करा गया। अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया दिल्ली के कामों का पंजाब में बखान कर रहे हैं। खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिल्ली की तरह पंजाब में क्रांति लाने के दावे हैं। सिसोदिया पिछले दिन अपने बयान में कहते हैं कि अब पंजाब में रॉकेट की स्पीड से काम होंगे। भगवंत मान काम गिनाते हैं कि पंजाब में अब स्वास्थ्य क्रांति चल रही है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि पंजाब में यह पहली बार हो रहा है कि 17,000 करोड़ रुपए का शिक्षा के लिए बजट रखा गया। इससे स्पष्ट है कि पंजाब अब दिल्ली मॉडल पार्ट 2 बनने की राह पर है। हालांकि इसके राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि पंजाब में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में यहां आम आदमी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही और इसलिए दिल्ली की लीडरशिप ने पंजाब में जोर लगा दिया है। डेक्कन हेराल्ड की खबर के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार 25 मार्च को एआईएडीएमके की प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद चुनावी गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि पलानीस्वामी ने शाह से मुलाकात के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई। दरअसल पार्टी के नेता फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। अमित शाह ने इस बाबत कहा कि जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, एआईएडीएमके में हमारे नेता बातचीत कर रहे हैं। जब कोई निर्णय आ जाएगा तो हम उसे सार्वजनिक भी कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में डीएमके शासन का पतन होगा और सत्ता में एक नई एनडीए सरकार आएगी। शाह के इस बयान के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि भाजपा और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन हो सकता है। इस बीच ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि दोनों दल अब गठबंधन को पक्का करने के फैसले पर पहुंचने से पहले अपने बीच के मतभेदों को दूर करेंगे। 6 अप्रैल को पीएम मोदी मदुरई पहुंचेंगे। दरअसल पीएम मोदी का तमिलनाडु में आगामी 6 अप्रैल को रामेश्वर में रामनवमी के अवसर पर पूजा अर्चना के साथ साथ रामनाथ स्वामी मंदिर का प्रस्तावित दौरा है। ये सभी कार्यक्रम एक साथ इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भाजपा मिशन तमिलनाडु को लेकर कैसे आगे बढ़ रही है। सूत्रों के माने तो भाजपा के नेता की ऐसी सोच ये है कि गठबंधन कुछ महीनों के भीतर ही तैयार हो जाना चाहिए, ताकि चुनाव से कम 6 से 8 महीने पहले इसे जमीन पर उतारा जा सके। इस बीच पीएम मोदी 6 अप्रैल को विकास की सौगात देकर दक्षिण में बीजेपी के लिए कैंपेन की शुरुआत करेंगे। मिशन साउथ में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ही नहीं, आरएसएस भी मेहनत कर रही है। संघ ने 3 दिनों तक बेंगलुरु में मंथन करने के बाद अब बीजेपी भी अपने राष्ट्रीय परिषद की बैठक बेंगलुरु में करने की योजना बना रही है। यही वजह है कि बीजेपी तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ फिर से गठबंधन के लिए जी जान से लगी हुई है। लोकसभा चुनाव में मिले वोट को अगर विधानसभा के हिसाब से देखें तो बीजेपी के लिए एआईएडीएमके की हालत और पतली हो सकती है। विधानसभा में एआईएडीएमके 66 से खिसककर सिर्फ 18 पर सिमट जाएगी और बीजेपी भी 4 से घटकर 0 हो जाएगी। दोनों दलों के अलग अलग चुनाव लड़ने का सीधा फायदा डीएमके और कांग्रेस को ही होगा। पिछले चुनाव में 159 सीटें जीतने वाले डीएमके गठबंधन 221 विधानसभा सीटें जीत सकती है। यह आंकड़ा दोनों दलों को करीब लाने के लिए काफी है। विधानसभा चुनाव के लिए दोबारा गठबंधन की चर्चा हो रही है तो अब बीजेपी मजबूत स्थिति में भी है, क्योंकि के अन्नामलाई की मेहनत से पार्टी का जनाधार चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई साउथ, नीलगिरी, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी और कोयम्बटूर जैसे इलाकों में बढ़ा है। पिछले कई चुनाव आंकड़ों के हिसाब किताब में बीजेपी के वोट शेयर स्थिर ही रहा। गठबंधन से भी उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। गठबंधन का फायदा सीटों में नजर आया। 2016 के जयललिता के दौर में बीजेपी तमिलनाडु में अकेले चुनावी मैदान में उतरी थी, तब भी उसे 2.86% वोट मिले थे। 2011 में भी उसका वोट शेयर 2.2% ही रहा। उससे पहले 2006 में 2.1% वोट से ही संतोष बीजेपी को करना पड़ा। बीजेपी को सीटें नहीं मिली। 2001 में डीएमके के साथ गठबंधन करने पर 3.2% वोट और 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। 20 साल बाद एआईएडीएमके के साथ गठबंधन के बाद उसे फिर 4 सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी को 3.62% और 2014 के मोदी लहर में 5.56% वोट ही मिले थे। 2024 में बीजेपी का वोट प्रतिशत 11.24 पर पहुंच गया है। अगर एआईएडीएमके जैसे पुराने पार्टनर से दोबारा दोस्ती होती है तो विधानसभा में सीटों का इजाफा हो सकता है। फिलहाल नजरें समझौते पर टिकी हैं, जिसमें तय होगा कि एआईएडीएमके बीजेपी को कितने सीटें ऑफर करेगी।
तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राजग की भारी जीत का दावा कर रहे गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति डीएमके के मुकाबले एक बड़ा गठबंधन तैयार करने की है। अमित शाह की पलानीस्वामी के साथ मुलाकात के बाद एआईएडीएमके की राजग में वापसी तय मानी जा रही है, लेकिन भाजपा एआईएडीएमके की वापसी की स्थिति में भी दिनाकरन पन्नीरसेल्वम, जीके वासन और रामदास को राजग में जोड़े रखना चाहती है। खासकर दिनाकरन और पलानीस्वामी को आपत्ति है, लेकिन भाजपा का मानना है कि उन्हें मना लिया जाएगा। इसके साथ भाजपा अभिनेता विजय की पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं को तलाश रही है। तमिलनाडु की राजनीति में 2026 के विधानसभा चुनावों को लेकर हलचल बेहद तेज है। एआईएडीएमके ने पहले अभिनेता विजय की टीवीके के साथ गठबंधन करने की खूब कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब एआईएडीएमके का झुकाव बीजेपी की तरफ दिख रहा है। सूत्रों के माने तो एआईएडीएमके और टीवी के बीच पिछले साल के अंत में बातचीत हुई थी, लेकिन टीवीके ने कुछ ऐसी शर्तें रख दी थी कि बात आगे नहीं बढ़ पाई। टीवीके चाहती थी कि गठबंधन का नेतृत्व वो करे, विजय को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। अगर गठबंधन जीत जाता है तो विजय पहले आधी अवधि के लिए मुख्यमंत्री बने। टीवीके ने 234 विधानसभा सीटों में से 50% सीटें भी मांगी थी। हाल ही में एआईएडीएमके ने महासचिव एडपादी ने पलानीस्वामी ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इससे लग रहा है कि एआईएडीएमके अब बीजेपी के साथ गठबंधन करने में दिलचस्पी दिखा रही है। एक बड़े नेता ने कहा कि विजय की पार्टी के साथ बात नहीं बनी। एआईएडीएमके ने तमिलनाडु पर 50 सालों में 3 दशक तक राज किया, इसलिए टीवीके की मांगे उन्हें अवास्तविक लगी। एआईएडीएमके की शुभचिंतकों ने टीवीके के साथ बातचीत शुरू करवाई थी। जब विजय ने फरवरी 2024 में टीवीके लॉन्च की थी, तब ईपीएस ने उन्हें बधाई दी थी। टीवीके अभी भी इस बात पर अड़ी है कि विजय को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए। अगर एआईएडीएमके उनकी मांगे नहीं मानती है तो वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। टीवीके की सूत्रों का कहना है कि एआईएडीएमके अब वो पार्टी नहीं रही जो एमजीआर और जयललिता के समय में थी। इन नेताओं के जाने के बाद पार्टी का वोट शेयर बहुत गिर गया है। हालांकि एआईएडीएमके नेताओं का कहना है कि उन्होंने अभी विकल्प खुले रखे हैं, क्योंकि 2026 के विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय है। अमित शाह ने कहा कि एआईएडीएमके के साथ बातचीत चल रही है, सही समय आने पर जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चर्चाएं चल रही हैं और उचित समय पर विवरण ज्ञात हो जाएगा। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने दिल्ली में अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात की। अन्नामलाई ने कहा कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व को फीडबैक दिया। उन्होंने तमिलनाडु के कल्याण को पार्टी के हितों से ऊपर रखा है। अन्नामलाई ने पत्रकारों से कहा कि मैं किसी भी पद पर काम करने के लिए तैयार हूं। मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर भी काम करने के लिए तैयार हूं। मैं किसी को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। अन्नामलाई का प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दूसरा कार्यकाल अभी विचाराधीन है। एआईएडीएमके ने अन्नामलाई के अपने नेताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। एआईएडीएमके की सहयोगी एसडीपीआई ने कहा कि अगर एआईएडीएमके या फिर डीएमके बीजेपी के साथ गठबंधन करती है तो वो उसके साथ नहीं जाएगी। हालांकि पार्टी के नेता फिलहाल इस पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। अंदर खाने दक्षिण में भाजपा कुछ छोटी पार्टियों को भी साथ लाने की कोशिश में है और एआईएडीएमके के साथ यदि तमिलनाडु में मिलता है तो डीएमके को ये गठबंधन कड़ी टक्कर दे सकता है और इसकी तैयारी पूरे जोरों शोरों से भी की जा रही है।